Hello student, I welcome you all on Quick Eco. स्टूडेंट DSSB के इकोनॉमिक्स पीजीटी का हमने सेक्शन ए का ऑलरेडी क्वेश्चंस हमने किया हुआ है। आप इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट पे जाके आप उसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पे हम DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस PYQ हैं 2014 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसेप्ट ऑफ परमानेंट कंजम्पशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो परमानेंट कंजम्पशंस की बात सैमुअलसन नहीं करते, ना ही कुज़नेट करते हैं, ना ही हेरट करते हैं। परमानेंट कंजम्पशन की बात मिल्टन फ्रीडमैन करते हैं अपने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट। तो क्या ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इनकम से रिलेटेड है, इनवर्सली इन्वेस्टमेंट से है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या मनी सप्लाई से। तो देखिए जो कीन्स ने अपने थ्योरी में 3 तरह के डिमांड को बताया था। पहला ट्रांजैक्टरी डिमांड, दूसरा प्रिकॉशनरी डिमांड और तीसरा स्पेकुलेटिव डिमांड। ये जो ट्रांजैक्टरी और प्रिकॉशनरी डिमांड है ये इनकम से रिलेटेड है डायरेक्टली, लेकिन जो ये तीसरा स्पेकुलेटिव डिमांड है ये इन्वर्सली रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग अपने पास पैसे ज़्यादा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अपने पास पैसे कम रखेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो अपने पास पैसे ज़्यादा रखने लगेंगे। और इसी स्पेकुलेटिव डिमांड में उन्होंने लिक्विडिटी इफ़ेक्ट की भी बात की थी, जो यहाँ पे इस पोर्शन में लिक्विडिटी ट्रैप होता है, लिक्विडिटी ट्रैप। तो स्पेकुलेटिव डिमांड हमारा रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ISLM कर्व वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था J.R. हिक्स ने, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द बुक मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस वाज रिटन बाय। तो ये बुक जो लिखा है वो लिखा है D. पेटेंकिन या डॉन पेटेंकिन। J.R. हिक्स ने वैल्यू एंड कैपिटल की बुक लिखी है, और ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग बुक लिखी है, लेकिन ये जो बुक है मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस ये डॉन पेटेंकिन ने लिखी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए इन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन इज़। तो देखिए 2 तरह के प्रोडक्शन फंक्शन हैं, मतलब फेमस है, एक तो कॉप डगलस और एक है CES प्रोडक्शन फंक्शन। तो CES प्रोडक्शन फंक्शन में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो 1 के इक्वल नहीं होता है, मतलब 1 हो सकता है लेकिन एकदम 1 नहीं होता है। लेकिन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ही एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन 1 की इक्वल होती है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ एन ओलिगोपोलिस्ट डिक्रीजेज हिज प्राइस द राइवल विल फॉलो। इसका कहने का मतलब है कि अगर ओलिगोपोलिस्ट अगर अपने प्राइस को डिक्रीज़ कर रहा है तो जो राइवल्स हैं, यानी कि जो वैसे ही दूसरे तरह के फर्म को चलाते हैं, वो भी अपने प्राइस को उसको फॉलो करेंगे, डिक्रीज़ कर लेंगे। तो ये अजम्पशंस किसका है? तो जब हम ओलिगोपोलिस्ट की ही बात कर रहे हैं तो ये तो ओलिगोपोलिस्ट डिमांड कर्व का ही अजम्पशन होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए जो ओलिगोपोलिस्ट डिमांड कर्व का अजम्पशन है कि पहले तो जो राइवल है वो प्राइस डिक्रीज़ को फॉलो करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो प्राइस इंक्रीज़ को भी फॉलो करे, वो उसके ऊपर है कि वो इंक्रीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि कोलगेट कंपनी ने अपने प्राइस को पहले 50 रुपये का था और अब उसने अपने प्राइस को कम करके 45 रुपये कर दिया। तो जो पेप्सोडेंट वाले हैं वो क्या करेंगे, वो भी इसको फॉलो करेंगे कि इसने अपने प्राइस को कम कर दिया, हमें भी करना पड़ेगा। मान लीजिए इनका ये भी 50 रुपये का था तो ये भी कम कर देंगे अपने प्राइस को, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि फिर लोग शिफ्ट ना हो जाए कोलगेट की तरफ, इसलिए। तो इसको बोलते हैं हम और ये ओलिगोपोलिस्ट डिमांड कर्व का एक असम्पशन है, बेसिक असम्पशन। तो हमारा बी करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू। अब ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? जब हम डिमांड कर्व का
डिमांड कर्व अगर हम करते हैं तो डिमांड जो है वो फैक्टर है प्राइस का, इस तरह रिलेटिव प्राइस का, और टेस्ट, इनकम, इन सब का है। लेकिन जब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं तो हम सिर्फ प्राइस को कंसीडर करते हैं, बाकी चीज़ें को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो इसमें बोला है कि अगर चेंज इन क्वांटिटी है तो चेंज इन क्वांटिटी में यानी कि प्राइस की ही बात सिर्फ हो रही है, तो ये जो डिमांड कर्व है इसी के अलॉन्ग मूवमेंट होगा, यानी कि सेम डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट होगा। तो अगर मान लीजिए कि इनकम चेंज होता है किसी भी पर्सन का, तो जब इनकम चेंज होगा तब हम ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। लेकिन इनकम नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेंट की बात की गई, यानी कि सिर्फ प्राइस से रिलेटेड है ये। तो जब प्राइस से रिलेटेड होगा तो सेम ही डिमांड कर्व के अलॉन्ग वो मूवमेंट करेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी है कि मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेंट की बात की जाए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हम चलते हैं सेटेरियस पेरिबस क्लॉजेज इन द लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट मीन। अब देखिए सेटेरियस पेरिबस का मतलब होता है बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो जब हम डिमांड और प्राइस की बात करते हैं कि यानी कि प्राइस अगर के तो इन दोनों में इन्वर्सरी रिलेशन होता है, और जब हम डिमांड की बात करते हैं तो सिर्फ हम प्राइस वाले फैक्टर को ही देखते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी सेटेरियस पेरिबस मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि बहुत सारे फ्लक्चुएशंस ना आए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आएंगे। किसी का डिमांड हो सकता है कि वो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ना करे, बहुत कम ही लोगों का फॉलो करे अगर हम और चीज़ें कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो इसीलिए अब देखिए इसमें है कि द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज़ नॉट चेंज। डज़ नॉट चेंज का मतलब है कि हम कांस्टेंट रखें, लेकिन ऐसा तो है नहीं। डिमांड का तो हम डायरेक्टली इन्वर्सरी रिलेशन प्राइस से ही देखते हैं। तो इसीलिए यही हमारा आंसर सही हो जाएगा कि हम इसको कांस्टेंट चेंज नहीं, मतलब डज़ नॉट चेंज, इसमें लिखा है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी डज़ नॉट चेंज, यानी कि ये कमोडिटी चेंज नहीं हो रही है प्राइस। जबकि प्राइस पे ही हम देखते हैं कि कितना लॉ ऑफ डिमांड कैसा हुआ है, प्राइस घटी है या बढ़ी है, तो डिमांड बढ़ा है कि घटा है। तो इसीलिए बाकी सब्सटीट्यूशन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड डज़ नॉट चेंज ये हम कांस्टेंट मानते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये भी कांस्टेंट मानते हैं, और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड ये सबको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं जब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी टू। तो देखिए पहले तो हमें समझना होगा कि आम आदमी बीमा योजना कब स्टार्ट हुआ था। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2007 में। और आम आदमी बीमा योजना की जो एज है, यानी कि कौन ये बीमा अपन करवा सकता है, तो जो इसकी एज थी वो है 18 साल से लेके 59 ईयर्स तक के ही लोग इसमें एलिजिबल होंगे, इसी एज ग्रुप के एलिजिबल होंगे। और एक और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था कि सिर्फ एक ही मेंबर, सिर्फ ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ एलिजिबल, और वो जो भी है यानी लड़का हो या लड़की हो वो दोनों कमाने वाले होने चाहिए, यानी कि वो अर्न भी करते हों। तो एक ये फैक्टर हो गया, ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली। और देखिए अब ये आम आदमी बीमा योजना जो सोशल सिक्योरिटी है वो किसको प्रोवाइड करता है, तो ये सिर्फ ये रूलर में जो लोग रहते हैं और जो कि पावर्टी लाइन से बिलो हैं, रूलर में पावर्टी लाइन से बिलो हैं और लैंडलेस हैं, जिसके पास लैंड भी नहीं है, ये बीमा उनके लिए थी आम आदमी बीमा योजना। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कि ऑल लेबर्स इन, तो ऑल लेबर से नहीं, वो लेबर जो कि पावर्टी लाइन के नीचे हैं और जिनके पास लैंडलेस हैं, तो यानी कि ऑल लैंडलेस लेबर लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन इन रूरल एरिया। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए मैं ये भी बता दे रही हूँ कि किस किस चीज़ में ये आम आदमी बीमा योजना कवर करती है। तो ये कवर करती है, मान लीजिए कोई नेचुरल डेथ हो गया, किसी का नेचुरल डेथ, उसके साथ साथ कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो उसको भी ये कवर करती है, एक्सीडेंट में अगर डेथ हो गया। उसके साथ साथ
ये कवर करती है कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गई, यानी कि परमानेंट कोई डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंट डिसेबिलिटी, और पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी। पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी एक अंग में कोई डिसेबिलिटी हो गई, और परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि पूरे बॉडी में किसी तरह की डिसेबिलिटी हो गई। तो ये इन सारी चीज़ों को आम आदमी बीमा योजना कवर करता है। तो मैंने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये सेकेंडरी मार्केट को डील करता है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट पहली बार जो हुआ था वो हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। और जब ये स्टार्टिंग में हुआ था तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। ये आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, लेकिन 1992 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। ये भी पूछता है कि सेबी को कब स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको दर्ज कर दिया गया कि हाँ, सेबी एक लीगल बॉडी है इंडिया की, जो कि सेकेंडरी मार्केट से डील करती है। तो ये 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, और जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1998 में हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अ मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव स्वाभिमान वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड इन। तो पूछ रहा है कि कब ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था 10 फरवरी 2011 को, तो यानी कि फरवरी 2011, और वो भी 10 फरवरी। अब देखिए, अब ये हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें कि और इसका जो एम था कि बैंकिंग सेक्टर को, जितने भी बैंकिंग सर्विसेज हैं उनमें लोगों को इंक्लूड करना था। तो ये इसका एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग WTO एग्रीमेंट्स। अब देखिए, ये जितने भी ऑप्शन में हैं ये सारे WTO एग्रीमेंट्स के पार्ट हैं, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम गैट्स की बात करें तो गैट्स जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स सर्विसेज। तो यानी कि ये ट्रेड सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ों को डील करता है। तो हमारा ऑप्शन तो यही सही है, क्योंकि ट्रेड सर्विसेज ही हमें पूछा है कि ट्रेडेड सर्विसेज इंटरनेशनली कौन कवर करता है, कौन से एग्रीमेंट, तो इसी एग्रीमेंट में होता है। बाकी जो ये ट्रिप्स है और PTA है। अब इसके फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। जो ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें देखिए, अगर कोई भी कुछ भी बनाता है, अगर उसका ट्रेड करता है, तो अगर वो उसने अपने दिमाग लगा के बनाया है, कोई नया चीज़ बनाया है, तो उसको एक उसकी प्रॉपर्टी राइट हो गई उस पर, और वो उसके लिए फाइल कर सकता है कि मुझे इस पर राइट चाहिए, तो वो उसको मिलता है। अब ट्रिम्स की बात करते हैं। तो ट्रिम्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये क्या होता है कि कोई जितने भी ट्रेड्स होते हैं इंटरनेशनली, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को ये डील करता है कि कितने इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अगर किसी को कम इन्वेस्टमेंट पड़ रहा है तो वो इस एग्रीमेंट के रिलेटेड चीज़ों को WTO के इस एग्रीमेंट से अपने काम को कर सकता है। लास्ट में है PTA। PTA का मतलब होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया या एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि बहुत सारे एग्रीमेंट है, लेकिन जो प्रेफर्ड है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस ट्रेड एग्रीमेंट को पहले किया जाएगा। तो ये चारों WTO एग्रीमेंट्स के पार्ट हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन है वो है गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन सर्विसेज। तो हमारा ऑप्शन A करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पे कि फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम विल बी ऑटोमेटिकली अचीव्ड इन एन ऑप्टिमम करेंसी एरिया। अब देखिए कि जो ऑप्टिमम करेंसी एरिया का जो कंसेप्ट है वो 1960 में मुंडल ने दिया था। इन्होंने बहुत फेमस किया है ऑप्टिमम करेंसी एरिया को। और ये ऑप्टिमम करेंसी एरिया का जो कंसेप्ट एग्जांपल है आज EU में
यूरोपियन यूनियन में देखा जा सकता है कि एक तरह की करेंसी है और जो कि हर कई सारी कंट्री में एक ही जैसी करेंसी है। उसी से रिलेटेड ये ऑप्टिमम करेंसी एरिया की थ्योरी भी इन्होंने दी है। तो जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिक ही अचीव हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि एक्सचेंज रेट हमारा फ्लैक्सिबल है, तभी ऑटोमेटिक हर चीज़ हो जा रहा है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा कि ये फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, तभी ऑटोमेटिक चीज़ें हो गई हैं। बाकी के नीचे वाले तो ये सब इफ़ लेबर एंड कैपिटल मूव फ्रीली, तो ऐसा नहीं है सिर्फ लेबर और कैपिटल का ही फ्रीली मूव होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का फ्रीली मूव होता है जहाँ पे ऑप्टिमम करेंसी एरिया होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द गोल्डन एज मॉडल डेवलप बाय। तो जो गोल्डन एज मॉडल है ये जॉन रॉबिन्सन ने ही डेवलप किया है और इन्होंने क्या बताया था कि जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। जो इन्होंने ये जो इक्वेशन बोला है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये सेम है हैरड डोमर के इक्वेशन से, हैरड के इक्वेशन से कि एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट। तो यानी कि ये इसके भी बराबर हो ही, इसका दोनों का मतलब सेम ही है। तो यानी कि जॉन रॉबिन्सन ने गोल्डन एज की बात की थी कि तभी गोल्डन एज आएगा जब हमारा पॉपुलेशन कैपिटल के इक्वल हो जाएगा, या तो लेबर कैपिटल दोनों एक समान हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लेबर और कैपिटल दोनों में इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। और जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी तो वो एक गोल्डन एज को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इस मॉडल का ही नाम रख दिया गोल्डन एज मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेबर कर्व। अब देखिए नेबर कर्व का मतलब होता है कि अगर कंट्री में किसी तरह का वर्सन है, कंट्री में किसी भी तरह का वर्सन है तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी कंट्री की तरफ। और ये ज़्यादातर ग्रेट डिप्रेशन के टाइम बहुत सारी कंट्रियों ने किया था कि जो डिप्रेशन ऑफ द कंट्री इज़ ट्रांसफ़र टू द अदर, यानी किसी के यहाँ डिप्रेशन आया था वो दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दे रही थी। और जो नेबर कर्व है इकोनॉमिक्स में, इसको नेबर कर्व के नाम से नहीं जाना जाता है, जबकि इसका जो नाम है वो है बिगर थाई नेबर। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस नाम से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए। अब हम चलते हैं 16 पे कि नॉर्मल प्रॉफिट आर कंसीडर्ड एज। अब देखिए जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये टोटल प्रॉफिट का पार्ट है, टोटल कॉस्ट का पार्ट है। नॉर्मल प्रॉफिट उसे कहते हैं कि ये एक मिनिमम प्रॉफिट है जिस पे कोई भी प्रोड्यूसर चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर इससे भी कम अगर प्रॉफिट होने लगे तो वो शटडाउन की सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि उसको अपना फर्म बंद करना पड़ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट एक मिनिमम प्रॉफिट है कि तब तक एक सब्सटेंसेस लेवल के ऊपर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है ताकि वो अपने फर्म को चला सके, लेकिन अगर इससे भी कम प्रॉफिट हो जाएगा तो उसे अपना फर्म बंद करना पड़ जाएगा। तो ये एक टोटल कॉस्ट का ही पार्ट है और टोटल कॉस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो देखिए जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसको दोनों ही कॉस्ट में रखा जाता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये अधिकतर इम्प्लिसिट कॉस्ट में रखा जाता है। अगर दोनों बोथ का ऑप्शन होता तो बोथ ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट का ही पार्ट है और ये दोनों टोटल का कॉस्ट के पार्ट हैं, तो इसलिए इसका बोथ आंसर होना चाहिए। लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम इम्प्लिसिट कॉस्ट लगा सकते हैं। अब देखिए फ्री राइडर प्रॉब्लम किसे कहते हैं और कहाँ प्रोमिनेंट होता है। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम उसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति टैक्स दे या ना दे, दोनों कंडीशन में वो किसी भी सोशल गुड्स को लेने के लिए वंचित नहीं रहेगा। यानी कि अगर कोई आदमी टैक्स दे रहा है और कोई उसके साथ वाला टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन रोड जो बनी है ये तो एक सोशल गुड है जिस पे सब लोग चलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो टैक्स देगा वही चलेगा। तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम हमेशा सोशल गुड में या पब्लिक गुड में देखी जाती है कि जहाँ पे जो टैक्स देता है जो टैक्स नहीं देता है सेम ही वो सोचता है कि हम इस गुड्स को तो यूज़ करेंगे ही, तो इसीलिए अक्सर फ्री राइडर की प्रॉब्लम वहाँ पे देखी जाती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए ये
y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस सी, ये एक इकोनॉमिक इक्वेशन है जो कि हम अक्सर इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही फंक्शन है, ना ही आइडेंटिटी है, तो ये एक इक्वेशन है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया है 20 + 3/4y और हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लायर जो है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है k = 1/1 - b। तो ये जो 3/4 है ये 1 - b ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे 1/1 माइनस, अगर हम इसको सॉल्व कर दें, मतलब यहीं पे हम पॉइंट के फॉर्म में अगर सॉल्व कर दें तो 3.0 आएगा और 4 की टेबल से ये 7 टाइम्स आएगा, 28 28। फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर एक 0 लेंगे, फिर 4 5 से 20, तो यानी कि 0.75 v की वैल्यू है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/1 माइनस 0.75 तो आ जाएगा हमारा 0.25। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 100/25 बन जाएगा और 25 की टेबल से ये 100 4 टाइम्स में जाएगा। तो जो 4 है यही है k की वैल्यू, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 4 कहाँ है, तो 4 हमें सी में मिल रहा है, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लेवरेज इफ़ेक्ट क्या होता है। देखिए लेवरेज इफ़ेक्ट जब मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन बोथ जब कंबाइंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सुपर मल्टीप्लायर, और इसी को हम बोलते हैं लेवरेज इफ़ेक्ट। यानी कि ये सुपर मल्टीप्लायर से एसोसिएटेड है और सुपर मल्टीप्लायर भी उसी को बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखिए कौन सा करेक्ट नहीं है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो हम जानते हैं कि जो हमारा MPC है और प्लस MPS है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों हमेशा 1 के इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू जब 1 के इक्वल होनी चाहिए, एडिशन उनका, तो ये कोई भी एक से बड़ा तो होगा नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं सी में कि MPC इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये सही होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का एडिशन जब 1 के बराबर है तो ये इंडिविजुअली 1 से ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए यही हमारा आंसर होगा कि दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो हमारा आंसर सी करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस इज़ ऑफ अ कंजम्पशन फंक्शन इज़ प्रोपाउंडेड बाय। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को प्रोपाउंड किया था एंडो एंड मोडिग्लियानी ने। तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। और देखिए इसको भी देख लेते हैं। कीन्स ने दिया था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, फ्रीडमैन ने दिया था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और ड्यूजनबेरी ने दिया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस और एंडो मोडिग्लिया ने दिया था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया कि किसने कौन सा दिया है ताकि आपका रिवीजन हो सके। नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं कि द रेट एट विच बैंक्स, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब बैंक लेंड करेगा किसको, RBI को, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो दो चीज़ें हैं, एक तो होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो जब बैंक और बैंक रेट, मैं सबको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले देखिए बैंक रेट जो है ये RBI लगाता है बैंकों पे, यानी कि RBI जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो वो बैंक रेट्स पे देता है, यानी कि उसकी जो रेट्स हाई होती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की होती है और किसी भी तरह का कोलेट्रल, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी होती है। रेपो रेट क्या होता है, जब द रेट एट विच जब RBI लेंड करता है बैंक को, तो उस रेट को हम कहते हैं, जिस रेट पे वो लेंड करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन जब बैंक RBI को लेंड करता है उस रेट को, अब इसके एकदम रिवर्स हो जाएगा, तो उसी रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि ये सी जो है करेक्ट है, क्योंकि बैंक RBI को लेंड कर रहा है, यानी कि
कुछ पोर्शन मैं बैंक में, मान लीजिए कि बैंक के पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं तो वो आरबीआई को दे देगा कि तुम रखो, तो उसके बदले में आरबीआई कुछ परसेंटेज रेट वापस करके उसको देगा कि तुमने मेरे पास रखा है तो एज अ इंटरेस्ट मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो। जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में बता दें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद आगे के भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स इन डॉलर वैल्यू, ये इम्पॉर्टेंट है। अब सिर्फ प्राइस इंडेक्स बोलता तो प्राइस इंडेक्स तो इंडिया में जो मुंबई शेयर मार्केट है वो वहाँ पे सेंसेस ही हैं, लेकिन सेंसेस ने ही और सेंसेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है। तो अब देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने डॉलर की वैल्यू को करने के लिए एक नया शेयर प्राइस इंडेक्स खोला था जिसको डॉलेक्स कहा गया। तो ये याद रखिएगा कि डॉलेक्स जो है एक न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स है और जो कि मुंबई शेयर मार्केट का एक बॉम्बे BSE ने ही इसको निकाला है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और भी क्वेश्चंस को लेके आएंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन और भी अच्छे से हो सके। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।